बाहर घरवाली अंदर बाहर वाली। गौरव की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ आरती से हो जाती है। आओ मेरी गरीब बहू, इस बड़े से घर को अपना ही घर समझो। ललिता बातों ही बातों में अपनी गरीब बहू को ताना मारती है। तभी हरि कहता है, अरे भगवान, ये क्या बोल रही हो तुम? क्यों जी, आखिर मैंने ऐसा गलत भी क्या बोल दिया? अब गरीब की बेटी को तो गरीब की बेटी ही कहेंगे ना। ये कहकर ललिता कमरे में चली जाती है और आरती अपने पति के पीछे पीछे कमरे में आकर घूंघट किए बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी गौरव गुस्से में आरती पर चिल्लाता है, मैं कहता हूँ उतर नीचे। मगर गौरव जी, हुआ क्या है? मैंने कहा उतर नीचे। ऐसा कहकर गौरव आरती को बिस्तर से नीचे धक्का दे देता है। तुझे क्या लगा कि तू बिस्तर पर बैठ जाएगी और फिर मैं तेरा घूंघट उठाऊंगा और प्यार भरी बातें करूंगा? मेरा टेस्ट इतना घटिया नहीं जो मैं तुझ जैसी गांव वाली को मुंह लगाऊं। तू मुझे जरा भी पसंद नहीं। तूने मुझसे शादी तो कर ली, मगर मैं तुझे कभी नहीं अपनाऊंगा। यही तेरी सजा है मुझसे शादी करने की। शादी की पहली ही रात अपने पति के हाथों ठुकराए जाने के बाद आरती की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रोते हुए कहती है, गौरव जी, अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? बोलिए गौरव जी। मैं तेरी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। अचानक से बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर गौरव आरती को कमरे से निकाल देता है। आरती सारी रात बस रोती ही रहती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आरती को उदास रहता देखकर हरि कहता है, गौरव, क्या बात है? तेरे और बहू के बीच सब ठीक तो है? देख, मुझे इस घर का वारिस चाहिए। अगर तूने मुझे पोते का मुंह नहीं दिखाया तो मैं अपनी सारी जमीन जायदाद दान में दे दूंगा। तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। हरि के ऐसा कहने के बाद गौरव आरती को गैर मन से पत्नी का दर्जा देता है, जिसके कुछ महीनों बाद आरती एक बेटे को जन्म देती है। जिसके बाद हरि अपना सब कुछ अपने बेटे के नाम कर देता है, जिसकी खुशी में गौरव अपने दोस्तों को शराब पिलाता है। और बता भाई, भाभी का हालचाल? अब काहे की भाभी, जब से शादी हुई है जिंदगी की तो बैंड बज गई है। मुझे मेरी पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं है। अबे ये तेरे अकेले का हाल नहीं, हम मर्द होते ही ऐसे हैं। हमें घरवाली से ज्यादा बाहर वाली ही भाती है। मतलब? अबे मतलब साफ है, जब घरवाली से मन भर जाए तो बाहर वाली को पटाओ, फिर एक तरफ घरवाली एक तरफ बाहर वाली। रणबीर की कही बातें गौरव के दिमाग में जगह बना लेती हैं, जिसके बाद वो शहर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात रिया से होती है। जिसके बाद वो रिया से दूसरी शादी करके उसे घर ले आता है। उस दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। पता नहीं, आज दिल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। हे भगवान, मेरे सिंदूर की लाज रखना। इतने में आरती गौरव और अपनी सौतन को भीगते हुए घर के अंदर आता हुआ देखती है। गौरव जी, आप आ गए? मगर ये कौन है? ये मेरी पत्नी रिया है। रिया, ये मेरे माँ पिताजी हैं। हेलो मामी जी, हेलो पापा जी, मैं हूँ आपकी बहू। बंद करो ये बकवास और निकलो इस घर से, क्योंकि बाहर वाले की जगह घर से बाहर ही होती है। आरती रिया का हाथ पकड़कर उसे उस घर के बाहर लेकर जाने लगती है। तभी गौरव कहता है, तुम हो कौन इसे घर से निकालने वाली? ये घर मेरे नाम पर है। ये मैं डिसाइड करूंगा कौन इस घर में रहेगा, कौन घर के बाहर। ये कहकर गौरव अपनी पत्नी और उसके बच्चे को भरी बारिश में घर से निकाल देता है। गौरव जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इस बाहर वाली के लिए आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। गौरव आरती को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। आरती आंसू भरी आंखों के साथ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए आंगन में खड़ी होकर बारिश में भीगते हुए दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलिए गौरव जी, माँ जी, कोई तो दरवाजा खोलिए। तभी घर के अंदर से खिड़की पर से देखते हुए रिया कहती है, अरे क्या हो गया मेरी सौतन? बारिश के मजे ले लो। देखो, तुम घर वाली होकर भी बाहर भीग रही हो और मैं बाहर वाली होकर भी घर में हूँ। आरती बहुत देर बाहर खड़ी रहती है। एक फटे हुए तिरपाल को आंगन में लगा लेती है और वहीं रहती है। वहीं रिया बारिश में छत पर चढ़कर गाना गाते हुए आरती को चढ़ाती है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आहा आहा आ। अरे ओ मेरी सौतन, कब तक तुम बाहर ऐसे ही आंगन में बैठी रहोगी? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? जाना तो तुझे पड़ेगा, नंबर 2 कहीं की। भगवान करे तुझ बाहर वाली पर बारिश की बिजली गिर जाए।
कुछ देर बाद रिया बारिश में नहाकर नीचे आ जाती है। तभी उसकी सास ललिता कहती है, रिया बहू, देखना बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। थोड़े से पकौड़े समोसे बना ले, फिर हम दोनों सास बहू साथ मिलकर पकौड़े खाकर बारिश के मजे लूटेंगे। सासू माँ, मैं क्या आपको कोई कांताबाई दिखाई दे रही हूँ? मैं इस घर में पकौड़े और भजिया तलने नहीं आई, समझी ना? और मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ, जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ आप। रिया का घमंडी बर्ताव देखकर ललिता को बहुत ही अटपटा लगता है, जिसके बाद ललिता चाय बनाकर रिया के कमरे में ले आती है, जहाँ पूरा कमरा बिखरा हुआ होता है। अरे बहू, ये तू अपने गीले बालों का पानी घर में क्यों फैला रही है? चल इसे साफ कर ले, वरना पैर पड़ते ही रायते की तरह फैल जाएगी। ललिता को ऐसा मजाक करता देखकर रिया उस पर गर्मा गर्म चाय की प्याली फेंक देती है। मेरा हाथ। क्या हुआ मम्मी जी, हाथ जल गया? आइंदा मुझसे फालतू मजाक मत करना। रिया को ऐसा करता देखकर घर के बाहर से आरती देख लेती है और कहती है, ये मेरे पति की नंबर 2 माँ जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इसे तो अभी बताती हूँ। ये कहकर आरती घर के बाहर बारिश में इकट्ठा हुए पानी में से एक मेंढक खिड़की से अंदर फेंक देती है। अब आएगा मजा। अचानक मेंढक कूदकर रिया के कपड़ों में चिपक जाता है। मेंढक! गौरव, गौरव कहाँ हो तुम? क्या हुआ रिया, क्यों फटे स्पीकर की तरह चिल्ला रही हो? बकरियों की तरह मैं क्यों कर रही हो? मेंढक! गौरव उस मेंढक को बाहर फेंक देता है। तभी आरती रिया का मजाक बनाते हुए कहती है, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, आहा हा आहा हा। वैसे उस मेंढक के डर से तुम कैसे थिरक रही थी? बिल्कुल मंजोलिका लग रही थी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, जिसके साथ रिया पीठ पीछे अपनी सास ससुर को परेशान करती है। एक दिन बहुत ही जोर से बारिश होती है, जिस कारण घर की छत टपकने लगती है, जिस पर रिया फिसल कर गिर जाती है। मेरा पैर! मम्मी जी कहाँ हो आप? ललिता भागकर वहां आती है। तभी घमंड में आकर रिया उसे थप्पड़ मार देती है। आलसी बुढ़िया, सारा दिन इधर से उधर मटर गश्ती मारती है, तेरे कारण मुझे लग गई। रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? अरे मेरे सामने तो तुमने ऐसा किया, जाने मेरे जाने के बाद तुम मेरी माँ से क्या क्या करवाती हो। तुमसे अच्छी तो आरती है। अगर तुम्हें अपनी घरवाली इतनी पसंद थी तो मुझसे क्यों शादी की? तंग आ गई हूँ मैं। बारिश की 4 बूंदे पड़ते ही ये घर शौर बन जाता है। तुम्हारा ये टूटा फूटा घर तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। अरे तो जाओ ना, अभी के अभी निकलो। सारी गलती मेरी है जो मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आकर तुम जैसी बाहर वाली को घर ले आया। जाओ यहाँ से। आखिर में रिया घर से चली जाती है और गौरव आरती से माफी मांगकर उसे घर ले आता है। मुझे माफ कर दो आरती, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं कभी किसी बाहर वाली के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी तुम हो और हमेशा रहोगी। आखिरकार आरती को अपने हक की खोई हुई खुशियां फिर से वापस मिल जाती हैं, जिसके बाद वो गौरव के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। काजल एक कोने में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसकी माँ मोना उससे उसकी किताब छीनकर फाड़ देती है। माँ, ये क्या किया आपने? मेरी किताब फाड़ दी, अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? अरे कौन सा तू पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगी? तो जैसी काली कलूटी को तो कोई चपरासी की नौकरी भी ना दे। चल चल कर खाना बना। मोना काजल की सौतेली माँ थी, इसलिए वह काजल को जरा भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उससे पूरा दिन काम करवाती थी और उससे घिन करती थी। कभी भी अपने साथ बैठकर खाना खाने नहीं देती थी और बेचारी काजल को उसके काले रंग के कारण सारा दिन ताना दिया करती थी। जहाँ एक तरफ मोना अपनी बेटी रिया के साथ एसी की ठंडी हवा में हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती, वहीं बेचारी काजल किचन में गर्मी में खाना बनाती है। अरे ओ मेरी ब्लैकबेरी बहना, खाना बना कि नहीं? बन गए हैं रिया, बस ला रही हूँ। काजल जल्दी से मेज पर खाना लगाती है। माँ, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं जाऊं? अरे ओ अमावस की खोई हुई चांदनी, चली कहाँ? जब तक मैं और मेरी बेटी खाना नहीं खा लेते यहीं खड़ी रहे। मैं तो डर गई मम्मी, देखो तो जरा मेरी काली बहन हम दोनों को कैसे घूर रही है, जैसे हमें कच्चा खा जाएगी। रिया, आखिर तुम्हें मेरे रंग का मजाक बनाकर क्या मिलता है? तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती हो? काजल की इस बात पर घमंडी रिया उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। 2 टके की काली कलूटी मुझे जवाब देती है। आइंदा अगर मुझसे जुबान लड़ाई ना तो तेरी काली जुबान काट कर फेंक दूंगी। इतने में काजल के पिता रंजीत घर आते हैं और काजल आंसू भरी आंखों के साथ अपने पिता से कहती है,
देखा पिताजी, रिया ने मुझसे छोटी होकर मुझ पर हाथ उठाया, इसलिए कि वो गोरी और मैं काली, तो वो मेरे साथ जो चाहे कर सकती है। बंद करिए बकवास और अपना ये मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने से चली जा। काजल रोते हुए अपने कमरे में जाकर खुद को अंदर से बंद कर लेती है और अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोती है। क्यों माँ, क्यों? आखिर क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? देखो तुम्हारे जाने के बाद कैसी किस्मत हो गई है मेरी। अपने ही घर में मैं हर वक्त अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। पिताजी को माँ और मेरी सौतेली बहन के सिवा मैं तो कभी दिखाई नहीं देती। मायका एक बेटी के लिए उसकी खुशियों का घर आंगन होता है, मगर काजल के लिए उसका मायका जैसे किसी कैद खाने से कम नहीं था। बचपन से लेकर बड़े होने तक काजल अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रही। हालांकि ना तो उसे कभी माँ के आंचल की खुशी नसीब हुई और ना पिता का प्यार। काफी देर रोने के बाद काजल अपनी फटी हुई किताबों के पन्नों को जोड़कर पढ़ना शुरू कर देती है। अगली सुबह, भगवान जी, आज मेरा पेपर है, मेरी मदद करना कि मैं अच्छे से पेपर दे सकूं। ये कहकर काजल जैसे ही पेपर देने के लिए घर से निकल रही होती है, तभी उसकी माँ उसका रास्ता रोक लेती है। क्यों महारानी, कहाँ जा रही हो? माँ, आज मेरा पेपर है, मुझे जाने दो। नहीं, कहीं नहीं जाएगी तू। मैं जाऊंगी माँ, और मैं जरूर जाऊंगी। आखिर मैंने आप दोनों माँ बेटी का क्या बिगाड़ा है? क्यों पीछे पड़ी हुई हो आप दोनों मेरे? शोर सुनकर काजल के पिता रंजीत वहाँ आ जाते हैं। तभी मोना झूठ मूठ का रोना रोने लगती है। क्या बात है भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? अजीब, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। काजल का किसी लड़के से चक्कर चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है पिताजी, मेरा यकीन कीजिए, माँ झूठ बोल रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस कारण आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। हरामजादी अपनी माँ को झूठा ठहराती है। मुझे लगता था कि तू चेहरे की काली है, मगर तू तो मन की भी काली है। मोना के भड़कावे में आकर रंजीत काजल को बहुत मारता है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। रंजीत काजल को घसीट कर ले जाकर कमरे में बंद कर देता है। दरवाजा खोलिए पिताजी। अब ये दरवाजा तेरी शादी के दिन ही खुलेगा। कुछ ही दिनों में रंजीत काजल की शादी करा देता है और वो ससुराल आ जाती है, जहाँ सास उसका गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, इसे अपना ही घर समझो। मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ये तुम्हारे ससुर जी हैं और ये तुम्हारी जेठानी है राधिका। और मैं हूँ आपका देवर राहुल। वेलकम हूँ भाभी। मुझसे मिलो भाभी, मैं हूँ आपकी ननद प्रिया। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। प्रिया काजल को कमरे में ले आती है, जहाँ पूरा कमरा गुलाब के फूलों, रंग बिरंगे गुब्बारों और मोमबत्ती से सजा हुआ होता है। काजल भाभी, आपके कमरे का डेकोरेशन मैंने और आपके देवर ने किया है। आपको पसंद तो आया ना? ये सुनकर काली बहू की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। हाँ ननद जी, मुझे ये बहुत पसंद आया। पूजा के जाते ही काजल का पति सांझ कमरे में आता है। काजल, आज से ये कमरा उतना आपका है जितना कि मेरा। मैंने आपके लिए कबर्ड खाली कर दी है, आप अपना सामान वहां रख लेना और ये आपके लिए। सांझ मुस्कुराता हुआ काजल को गिफ्ट देता है। तभी काजल रोते हुए कहती है, सांझ, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना। आप तो इतने गोरे और सुंदर हैं, आपको तो कोई भी सुंदर लड़की मिल जाती, फिर आपने मुझ जैसी काली भद्दी लड़की से शादी क्यों की? मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं। किसने कहा तुम सुंदर नहीं? मेरी नजर से देखो, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे हमेशा से तुम जैसी सुलझी हुई मन की पत्नी चाहिए थी, जो मेरे परिवार को साथ लेकर चले, और वो तुम हो। अपने पति की नजर में अपनी इतनी अहमियत देखकर काजल का टूटा हुआ मन जुड़ने लगता है। अगले दिन काजल नहा धोकर किचन में आती है, जहां उसकी सास, ननद और जेठानी खाना बना रहे होते हैं। देवरानी जी, आप यहाँ किचन में? जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे इतनी देरी से नहीं उठना चाहिए था, मगर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब आप मुझे बता दीजिए, मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है? नहीं बहू, कल ही तो तेरी शादी हुई है, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और हम तुझसे काम कराएंगे। प्रिया, अपनी भाभी को मेज पर ले जा, हम खाना लाते हैं। चलिए प्यारी भाभी, आपकी जरूरत इस किचन में नहीं है। प्रिया बड़े ही प्यार से अपनी भाभी को लाकर मेज पर बैठाती है। थोड़ी देर में अंजना और राधिका खाना लगाते हैं। साथ ही अंजना अपने हाथों से काजल को खाने का निवाला खिलाती है। ले बहू, खाकर बता तेरी सास ने कैसा खाना बनाया है। पता है देवरानी जी, माँ जी ने खास देवर जी से पूछकर तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। थैंक यू सो मच माँ जी, इस ढेर सारे प्यार के लिए। सचमुच अगर हर लड़की को इतना प्यार करने वाला ससुराल मिले तो उसे मायके की याद नहीं आएगी।
जिस अपनेपन और प्यार के लिए काजल अपने मायके में हर दिन तरसती थी, वह खुशी और प्यार उसे अपने ससुराल में मिलता है, जिसे वह अपने मायके को भुलाकर अपने ससुराल में घुल मिल जाती है। तभी एक दिन राहुल को अपनी भाभी के सामान में से उसकी फटी चिटी किताबों के टुकड़े मिलते हैं और एक डायरी जिसमें काजल की आगे पढ़ने की ख्वाहिश लिखी होती है। भाभी, आपने हम में से किसी को कभी बताया क्यों नहीं कि आप आगे पढ़ना चाहती हैं? मगर देवर जी, वो सपने मेरे शादी से पहले के थे। अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं इस घर की बहू हूँ। बहू, ये तेरा ससुराल है। हमारे लिए जैसी हमारी बेटी प्रिया है वैसी ही तू। अगर हम तेरे इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, तू हमारे लिए आगे पढ़ और अपने हर सपनों को पूरा कर। ये सुनकर काजल बहुत खुश होती है, जिसके बाद राहुल उसका एडमिशन करा देता है और अपने ससुराल वालों के साथ से काजल आगे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। माँ जी, पिताजी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे मायके से भी अच्छा ससुराल मिला। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसी काली लड़की को इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा। जिस दिन हर ससुराल ऐसा हो जाएगा, उस दिन दहेज की आग में कभी किसी गरीब की बेटी नहीं झुलसेगी। जहाँ एक तरफ काजल के काले रंग के कारण उसके मायके वाले उसे ठुकराते रहे, वहीं अपने ससुराल में उसे कहीं ज्यादा प्यार मिलता है, जिसके लिए वो हमेशा अपने मायके में तरसती रही थी।